हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कमियां क्या है अकाउंटिंग की, कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप पूरी क्लास ज़रूर देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है। इसे लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था एडवांटेजेस या फिर यूजेस क्या अकाउंटिंग के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे लिमिटेशंस कवर करते हैं कि जब हमने लास्ट क्लासेस में कंसेप्ट कवर किया था तो हमने ये जाना था कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो जान पाए एक बिजनेसमैन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगा पाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, लेकिन जो अकाउंटिंग है इसमें कुछ कमियां होती हैं। तो जब अकाउंटिंग की जाती है तो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए जो अकाउंटिंग की जानी चाहिए। तो क्या क्या कमी है, सबसे पहले आती है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, कि जो अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग के ऊपर जो असर पड़ता है वो पर्सनल जजमेंट का पड़ता है। हर एक पर्सन अपनी अलग जजमेंट करता है। पर्सनल जजमेंट का जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए, जो मेथड्स होते हैं स्टॉक को कैलकुलेट करने के, स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए, वो अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे लिफो मेथड, फीफो मेथड। लिफो मेथड की फुल फॉर्म क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट मटेरियल आया उसको पहले बेचना। फीफो मेथड की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले मटेरियल खरीदा उसको पहले बेचा जाए। तो यहाँ पे जब अकाउंटिंग की जाएगी तो पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अकाउंटिंग करते समय कुछ पर्सन यूज़ करेंगे लिफो मेथड का, कुछ यूज़ करेंगे फीफो मेथड का। ऐसी अगर बात की जाए डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने की, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की भी अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम रेट से लगता है। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कुछ लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से जो जजमेंट होती है, पर्सनल जजमेंट होती है, वो अलग अलग है जो हर पर्सन की, जिसका इफ़ेक्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स के ऊपर पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल अनदर गिवन है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर, कि जब कंपनी उधार पे माल को बेचती है तो उससे डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब 100 मान लो कि एग्जांपल के 100 डेटर्स अराइज हो गए, तो ज़रूरी नहीं होता कि 100 के 100 लोग हमें ईमानदारी से पैसा दे दें। उसमें कुछ प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इतने परसेंट पर्सन है जो हमें पैसा नहीं देंगे। जैसे कुछ लोग 5% डेटर्स के ऊपर डाउट करते हैं, कुछ कहते हैं कि 10% डाउटफुल डेटर्स हैं। तो वो जब प्रोविज़न बनाया जाता है डाउटफुल डेट का, वो भी हर किसी की अपनी पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि बेशक सेम टाइप का डाटा अलग पर्सन को दे दिया जाए, तो यहाँ पे जब उन्होंने डेप्रिसिएशन मेथड कैलकुलेट करने के लिए, स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के लिए जब उन्होंने अपनी पर्सनल जजमेंट की है, तो इससे अकाउंटिंग रिजल्ट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सेम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है फिर रिजल्ट्स की, वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट फिगर है जो प्रॉफिट की, वो नहीं जान पाएगा एक जो बिजनेसमैन होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल जजमेंट है जो अफेक्ट कर जाती है। नेक्स्ट कमी आती है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। जो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं, ये आगे आने वाली क्लास में आपको डिटेल में कवर कराऊंगी। तो जो अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है बच्चों, अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड ना हो तो हर कोई बंदा अपने मन से जो भी उसमें आएगा उसके मन में, तो उस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेगा।
जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग बनाने के लिए इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ कंसेप्ट, कुछ कन्वेंशंस होती हैं अकाउंटिंग की, जिसको फॉलो करके अकाउंटिंग जो की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस ऐसी होती हैं जो एक एग्जैक्ट पिक्चर जो होनी चाहिए बिजनेस की, उसके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर बात की जाए अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट आते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से जो फिक्स्ड असेट्स ली जाती है वो हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर दिखाई जाती है। जैसे मतलब इसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको कि अगर कोई असेट्स 10 साल पहले खरीदी गई है, मान लो कि 20 लाख में खरीदे, तो उसको आज तक जो दिखाई जाती वैल्यू वो 20 लाख रुपए ही दिखाई जाएगी। जबकि हम जानते हैं कि मार्केट में जो वैल्यूज़ होती हैं फिक्स्ड असेट्स की वो चेंज होती रहती हैं, मार्केट जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। जबकि जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे किए जाते हैं प्रिपेयर, जिसमें जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में दिखाई है उसी को हम एंड तक लेके चलते हैं जितनी लाइफ टाइम होती है असेट्स की। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है, इस कारण से जो मार्केट वैल्यू चेंजेस को नहीं दिखाने से जो एग्जैक्ट पिक्चर जो होनी चाहिए वो प्रॉफिट एंड लॉस की या फाइनेंशियल पोजीशन की वो नहीं पता चल पाती है। ऐसे अगर बात की जाए कन्वेंशन की, तो इसमें के कन्वेंशन ली जाते हैं कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में क्या होता है बच्चों की, जो फ्यूचर की एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं वो तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर की एंटिसिपेटेड इनकम्स होती हैं उनको दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ पे इसका मेन कारण क्या होता है कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर इन फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उसको पहले से तैयार किया जाता है, ताकि जब भी वो एग्जैक्ट फ्यूचर में हो वो खर्चे, तो उनके लिए पहले से तैयार किया गया प्रोविज़न, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये जो एग्जैक्ट खर्चे नहीं होते हैं, इसके लिए पहले से जो तैयार की गई होते हैं ये प्रोविज़न, इसमें प्रोविज़न क्रिएट करने से एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं होता बच्चों। ये जस्ट एक क्रिएट किया जाता है कि आने वाले टाइम में अगर इस टाइप का कुछ लॉस होता है तो उसको क्या किया जाए, प्रोविज़न से निकाल के पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे जब हम प्रिपेयर करते हैं कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग को, तो यहाँ पे हमने एंटिसिपेटेड लॉसेस तो दिखा दिए कि इन फ्यूचर में खर्चा हो सकता है, उसको पहले से हम तैयार कर लेते हैं, प्रोविज़न के थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो एंटिसिपेटेड इनकम होता है उसको पहले से हम नहीं लेके चलते। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स फिर मिलेंगे हमें, तो वो इनकम प्रॉफिट के जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो एग्जैक्ट है जो नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन कवर कराते हैं आपको। कहते हैं कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो इस बेस पे किए जाते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस शामिल होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो रियलिस्टिक नहीं आती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल किया गया कि जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं, फिक्स्ड असेट्स को दिखाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड असेट्स दिखाई जाएंगी वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाई जाएंगी, बुक वैल्यू पे लेके चलते हैं हम उसको। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड असेट्स दिखाई गई हैं उनको उसकी कॉस्ट के ऊपर दिखाया गया है, ना कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से। क्योंकि मार्केट में हम जानते हैं कि जो असेट्स हमने 10 साल पहले खरीदी थी जिस रेट पे, वही रेट आज नहीं होने वाला उस फिक्स्ड असेट्स का। आज के टाइम में फिक्स्ड असेट्स की रेट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जबकि अकाउंट्स के अंदर जो दिखाई जाती है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू वो तो हिस्टोरिकल दिखाई जाती है। द वैल्यू रियलाइज ऑन देयर सेल, अगर वो उसकी वैल्यू रियलाइज होती है सेल पे, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं उस वैल्यू से जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई गई होती है। ऐसे अगर बात की जाए कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में हम लेके चलते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं होते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया लॉसेज तो हमने दिखा दिए कि इन फ्यूचर में ये लॉसेज हो सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में जो इनकम होने वाले उसको अभी हमने नहीं दिखाया, जिस कारण से जो एग्जैक्ट पिक्चर है जो प्रॉफिट एंड लॉस की वो हमें नहीं पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं जो ट्रू प्रॉफिट है बिजनेस के वो नहीं पता चल पाएंगे। तो बिकॉज फ्यूचर लॉसेज आर प्रोवाइडेड वेयर एज फ्यूचर इनकम आर इग्नोर, क्योंकि इसमें क्या होता है कंजर्वेटिज्म में कि जो फ्यूचर के लॉसेज होते हैं वो तो दिखाए जाते हैं, जबकि फ्यूचर में जो होने वाली इनकम है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो लिमिटेशन दी गई है अकाउंटिंग वो आती है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होते हैं अकाउंटिंग के अंदर वो इनकम्प्लीट होते हैं, जिससे जो प्रॉपर तरीके से जो सही रिजल्ट है वो हमें पता नहीं लगा पाते। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है ओनली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस होता है बिजनेस के कैन
कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। तो हमें जो एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है ये सिर्फ तभी चल पाता है पता जब पूरे बिजनेस को क्लोज किया जाता है। तो पूरे बिजनेस को क्लोज मान लो कि 100 साल बाद करना है, 200 साल बाद करना है, तो इतना लंबा टाइम तो कोई वेट कर नहीं पाता। तो इस कारण से हर साल जो अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस का पता चलना है तो उसके लिए पूरे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कारण से इसकी कमी बता दी कि तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट आते हैं ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैसे कि देखो बिजनेस में दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो ट्रांजेक्शन्स होती है जिनको मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स वो होती है जिनको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर पाते। अब यहाँ पे जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हम मनी मेजर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रखती हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स को मनी में मेजर कर पाते हैं उनको तो हम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने मनी में मेजर नहीं कर पाए उनको छोड़ देते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन होते हैं क्वालिटेटिव जो मनी की टर्म में मेजर नहीं हो पाती। तो जबकि जो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका असर ज़रूर पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन फिर भी उसको चाह करके एक बिजनेसमैन है जो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स जो मनी की टर्म में है ही नहीं है, तो कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो जिस कारण से जो ट्रू पिक्चर जो होती है बिजनेस की वो नहीं डिपिक्ट कर पाती है अकाउंटिंग। कहते हैं अकाउंट कंटेन्स ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। कहते हैं अकाउंट के अंदर तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिनको मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के वो भी मतलब पूरे तरीके से छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसको इसलिए छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उसको मनी की टर्म में मेजर नहीं कर पाते, लेकिन इम्पैक्ट जरूर पड़ता है उसका बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर है। 10 चेंजेस इन मैनेजमेंट, जैसे मान लो कि मैनेजमेंट में चेंज आ गया, अब मैनेजमेंट में चेंज आ गया इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आ जाएगा। जो रेपुटेशन होती है बिजनेस की इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जो कोऑर्डिनल मैनेजमेंट लेबर रिलेशन, अब जो मैनेजमेंट होती है और जो लेबर होते हैं इनका जो आपस में रिलेशन होता है वो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इनके रिलेशन अगर आपस में बेटर होंगे तो बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी होगी। अगर इनके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट क्वालिटेटिव है, इस काजेस को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, लेकिन ये रिलेशन का जो इफेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ता जरूर है। फर्म्स एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट की फर्म की क्या एबिलिटी है नए प्रोडक्ट को बनाने की। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है। सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर, तो फर्म के कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं, ये सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आते हैं। इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये मनी मेजर कंसेप्ट के अंदर है जो नहीं आते। विच हैव विटल बियरिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, कहते हैं इनका असर जरूर पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, लेकिन फिर भी इनको इग्नोर करना पड़ता है, ओमिट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट जो कमी आती है वो आती है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट की, हमने अभी पढ़ा था कि जो अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे किए जाते हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशंस दिखाई जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आती है, जिससे ट्रू पिक्चर है जो डिपिक्ट नहीं कर पाती जो अकाउंटिंग होती है। कहते हैं अकाउंटिंग आर प्रिपेयर, जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं किस बेस पे किए जाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे। ओरिजिनल कॉस्ट बेस कहता है कि अगर आज से 10 साल पहले हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है 20 लाख की, तो आज तक हमने उसको 20 लाख में ही दिखा रखा है बुक्स के अंदर, जबकि एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो मार्केट के अंदर वो चेंज हो जाती है। जैसे कहते हैं कि सच एज द फिगर गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। कहते हैं जो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं उसको हम दिखाते ही नहीं है कि कितना चेंज आया, जबकि हम जानते हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है वो चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जरूरी नहीं कि हमने जो फिक्स्ड एसेट्स आज से 10 साल पहले 20 लाख की खरीदी थी आज भी वो 20 लाख की ही उसमें चेंज आ जाता है प्राइस के अंदर, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है अकाउंट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे प्रिपेयर करना है। द असेट्स रिमेन अंडर वैल्यूड, तो यहाँ पे जो असेट्स होती है वो अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं, मतलब कम वैल्यू होती है, क्योंकि आज से 10 साल पहले हमने 20 लाख की जो असेट्स खरीदी है आज मान लो वो 40 लाख की हो, तो यहाँ पे जो हमने 20 लाख की ही दिखा रखे पहले से वो वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि वो अंडर वैल्यू पे दिखाई हुई है हमने, यानी कि कम वैल्यू करके दिखाई हुई है। तो यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग का केस लिया गया, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है कि रेट इसके बढ़ते जाते हैं,
तो जब हमने लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू मान लो 20 लाख दिखाई हुई है, तो आज उसकी वैल्यू 20 लाख नहीं है, बढ़ गई होगी। तो जो हमने पहले से अब तक दिखाई हुई है अकाउंट्स के अंदर 20 लाख वैल्यू, वो क्या उसकी अंडर वैल्यू यानी कि कम करके दिखाई हुई है। द आउटकम ऑफ दिस प्रैक्टिस, तो कहते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो बैलेंस शीट होएगी, बैलेंस शीट से हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन है जो नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि हमने वैल्यू क्या की हुई है, अंडर वैल्यू दिखाई हुई है असेट्स की। जो रीजन क्या उसका, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का बेस। तो नेक्स्ट होता है कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा करके असेट्स को दिखा देना, कि कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो मार्केट वैल्यू नहीं होती, जिनकी ना ही कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती, लेकिन फिर भी उसको असेट साइड दिखा दे जाता है ताकि असेट्स है जो बढ़ा के दिखाई जाए, जबकि वो एग्जैक्ट में असेट्स होती नहीं है। विंडो ड्रेसिंग करने के लिए फिक्टिशियस असेट्स को असेट साइड दिखा देते हैं, जिससे असेट्स की वैल्यू बढ़ा के दिखाई जाती है, जबकि वो एग्जैक्ट में क्या होती है, असेट्स होती नहीं है। विंडो ड्रेसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेशन अकाउंट। तो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंट को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज मोर फेवरेबल पोजीशन। इसलिए दिखाई जाती है जो फिक्टिशियस असेट्स असेट साइड पे इसलिए दिखाई जाती है ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेवरेबल पोजीशन बताए, क्योंकि जब हमने असेट साइड पे फिक्टिशियस असेट्स को दिखा देना है, तो जिससे असेट्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा जब असेट्स लगेगी तो मतलब लगेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या बिजनेस की फेवर में है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस असेट्स वो होते हैं जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। तो फिक्टिशियस असेट्स का इस्तेमाल करके क्या किया गया, विंडो ड्रेसिंग की गई है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, द परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। कहते हैं कि जो परचेज की गई थी एंड ऑफ द ईयर में, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऐसे ही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू करके दिखा दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो असेट्स होंगे, जो फिक्स्ड असेट्स होंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई जाएगी। हेंस करेक्ट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो विंडो ड्रेसिंग करके असेट्स दिखाई गई है, तो इसके बेस पे जो रिजल्ट्स मिला है वो सही नहीं मिले हैं। तो जब हमें फाइनेंशियल पोजीशन सही पता नहीं चले, तो उसके बेस पे कैसे सही डिसीजन है जो ले सकता है बिजनेस। तो यहाँ पे जो डिसीजन ले जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है अनस्टेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर को अनुमान करने के लिए जो अकाउंटिंग है वो सही नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये सिर्फ पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करती है, जबकि हम जानते हैं कि चेंजेस लगातार होते जाते हैं। तो कभी भी पास्ट के बेस पे हम फ्यूचर को जब प्रेडिक्ट करके डिसीजंस करते हैं तो ज़रूरी नहीं वो हमेशा डिसीजन सही हों, क्योंकि जो पास्ट सिचुएशंस होती हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ मैच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इस कारण से जो अनुमान लगाया जाएगा पास्ट डाटा को बेस मान के, तो वो सही अनुमान है जो नहीं रहेगा। जैसे कंटिन्यू चेंज होता जाता है, डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर कंटिन्यू चेंज होना, पॉलिसीज जो अडॉप्ट की जाती है फर्म के, वो पॉलिसीज के अंदर चेंज होना, जो कंपटीशन की पोजीशन होती है उसके अंदर कंटिन्यू चेंजेस होना। तो यहाँ पे जब चेंजेस होते जाते हैं तो किस तरीके से फिर पास्ट को बेस मान के जो फ्यूचर को फोरकास्ट किया वो सही रह सकता है, नहीं हो सकता वो, क्योंकि सिचुएशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ऐसा द फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एनालाइज होते हैं जो बेस्ड होते हैं पास्ट इवेंट के ऊपर, मे नॉट बी ऑफ मच यूज़ ऑफ फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे फिर उसका जो इस्तेमाल करके फ्यूचर को फोरकास्टिंग करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो चेंज हो चुका है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो कैसे हम पास्ट को बेस मान के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है हमें फेवरेबल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो इस तरीके से हमारे पास ये लिमिटेशन संबंधित थी बच्चों अकाउंटिंग की। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ऐसे रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।